प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्रांस की जो आर्थिक हालात थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। इसी बीच में एक वर्ग उभरा, मध्यम वर्ग। इसने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी कि जो लोगों को, अमीर लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनको अंत की इन्होंने कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। यानी कि व्यवस्था में, सिस्टम में अगर वो कुछ चेंजमेंट करना चाहें, कुछ बदलाव करना चाहें, इसके लिए उनके पास में ना तो कोई कार्यक्रम था, ना ही उनके पास में कोई साधन थे। हालांकि वो बदलाव जरूर करना चाहते थे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में, लेकिन इसके लिए उनके पास में कोई साधन और कार्यक्रम नहीं थे, क्योंकि रोजी रोटी का ही मतलब कि उनको जुगाड़ करना बड़ा कठिन था उनके लिए। तो इस स्थिति में वो ऐसी सिस्टम में, ऐसी व्यवस्था में बदलाव कर सके, ये असंभव था। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। यानी कि तीसरा स्टेट जो सामान्य वर्ग से संबंधित था, जनसाधारण का जो वर्ग था, इसने ये मांग उठाई, और इसमें भी किसने? जो शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए, थोड़े समृद्ध हुए, उन्होंने इस प्रकार के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, और ये जिम्मेवारी इस वर्ग ने उठाई, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यानी कि व्यापार के माध्यम से ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से उन्होंने पैसा कमाया, संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। स्थिति स्पष्ट है कि समाज के समृद्ध लोग जब किसी भी उत्पादन को खरीदेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, इससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। देखिए, ये भी मतलब कि मध्यम वर्ग में ही शामिल थे, प्रशासनिक सेवा से संबंधित लोग और वकील वगैरह। ये सभी पढ़े लिखे थे, और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि जन्मजात कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। कर्म के आधार पर होना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। यानी कि समाज के अंदर कोई खास हैसियत रखता है तो वो उसका जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। उसको ये जो सामाजिक हैसियत यदि मिल रही है तो उसका आधार योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो, देखिए, जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो, इसको हम शॉर्ट रूप में जॉन लॉक और रूसो बोल सकते हैं, इन्होंने मतलब कि प्रस्तुत की। इन्होंने उस समय समाज को बताया कि लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समान नियम होने चाहिए सभी लोगों के लिए, और सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। ऐसे समाज की इन्होंने परिकल्पना की। किसने की? जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान रहे, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। तो देखिए, उस समय जब राजाओं का शासन था, निरंकुश राजाओं का शासन था, तो उसमें देवी सिद्धांत प्रचलित थे। अर्थात देवी सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, और जिसकी आज्ञा समाज को अनिवार्य रूप से माननी चाहिए। इस विचार का खंडन किया लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने। उन्होंने कहा कि राजा के निरंकुश अधिकार नहीं होनी चाहिए, उन पर अंकुश होना चाहिए। ये कोई दैवी सिद्धांत नहीं है। इनका उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। रूसो ने, लॉक के बाद देखिए, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच, यानी कि जनता और उसके जो प्रतिनिधि थे, एवं सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मतलब कि
राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है और उसके निरंकुश अधिकार नहीं है। जनता के बीच में और शासन के जो प्रतिनिधि हैं, शासन करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए, सामाजिक अनुबंध, या इसे हम सामाजिक समझौता बोल सकते हैं। और इस समझौते के आधार पर ही सरकार होनी चाहिए। यानी कि जो सरकार बनेगी वो जनता और शासन से संबंधित जो लोग हैं उनके बीच में एक समझौता होगा, जिसे सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता कहा गया। उसके आधार पर ही एक सरकार का निर्माण होगा। इसके बाद देखिए मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में, उनकी जो पुस्तक का नाम है ये मोंटेस्क्यू का, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें उन्होंने सरकार के अंदर, यानी कि जो सरकार रहेगी उसके अंदर जो अंग रहेंगे वो विधायिका होगी, जिस विधायिका जो कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो शासन करेगी, न्यायपालिका न्याय। इनके बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को अलग आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। ध्यान रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन का शासन था, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब स्वतंत्र घोषित किया तो मोंटेस्क्यू के अनुसार जो सरकार का मॉडल बताया मोंटेस्क्यू ने, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होनी चाहिए। सरकार के अंतर्गत इनके बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए, कार्यों का बंटवारा होना चाहिए इन तीनों के बीच में, ऐसी सरकार होनी चाहिए। इस मॉडल पर आधारित अमेरिका के 13 उपनिवेशों में इस प्रकार की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। जो फ्रांस के राजनीतिक चिंतक थे उनके लिए देखिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी जो है, अमेरिका के संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों पर गारंटी दी गई है कि व्यक्तिगत अधिकार जो है लोगों के, उनमें कोई कमी नहीं की जाएगी, वो निश्चित रूप से लागू रहेंगे। इससे भी एक प्रेरणा स्रोत मिला फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों को। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। यानी कि लोग जहाँ जहाँ इकट्ठे होते थे, इस प्रकार के मतलब की बातें हुआ करती थी जो दार्शनिकों के विचारों पर, और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो। जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे होते वहाँ पर दार्शनिकों के विचारों पर बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, आवाज़ में पढ़ा जाता, जोर से पढ़ा जाता, ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। यानी कि दार्शनिकों के विचारों को अखबार या किताबों के माध्यम से जोर से पढ़ा जाता था, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, ताकि अनपढ़ लोग भी उनके विचारों से परिचित हो सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। यानी कि उन्होंने राज्य के खर्चों की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए टैक्स लगाने की उन्होंने मतलब कि जो खबर आई, जो राज्य ने या सरकार ने या लुई 16वां जो शासक था उसने जो कर लगाया, इस प्रकार की जब खबर आई तो राज्य के विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जनता का गुस्सा भड़क उठा, जनता नाराज़ हो गई। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।